अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सेकंड ईयर का जो बिल्कुल पहला लेसन है द डाइंग सन, उसकी समरी भी करेंगे और मेन आइडिया को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस सबक को लिखा है सर जेम्स जीन्स ने। सर जेम्स जीन्स इस लेसन में कहते हैं कि कुछ सितारे ऐसे हैं जो कि ज़मीन से थोड़े से बड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर तो इतने बड़े हैं कि हमारी ये जो ज़मीन है, अगर हम सैकड़ों और हज़ारों ज़मीनों को भी उनके अंदर रख दें इन सितारों के, तो इनके अंदर जगह बच जाएगी। यहाँ कहीं हमें इतना बड़ा सितारा मिलता है जिसके अंदर हम लाखों ज़मीनों को रख सकते हैं। और कायनात के अंदर इतने सितारे हैं कि जितने असल में पूरी दुनिया के ऊपर साहिलों पे पड़े रेत के ज़र्रात। इतना छोटा सा घर है हमारा जब हम इसको पूरी कायनात के साथ पैमाइश करते हैं। ये जो सितारे हैं ये आवारा घूम रहे हैं स्पेस के अंदर, कुछ ग्रुप बना के चलते हैं, कुछ अकेले सफ़र करते हैं। और ये इतनी बड़ी कायनात है कि एक बड़ा ही नायाब ही वाक़या होगा कि एक सितारा दूसरे के करीब आए। ज़्यादातर जो सितारे हैं वो अपना सफ़र अकेले में ही तय करते हैं, बिल्कुल एक खाली शिप की तरह, एक खाली समंदर के ऊपर। एक अंदाज़े के मुताबिक अगर हम एक मॉडल बनाएं जिसमें हम सितारों को शिप्स कहें, तो एक जहाज़ अपने दूसरे जहाज़ से तकरीबन 1 लाख मील दूर होगा, और ये जो सितारा है या जहाज़ है वो बिल्कुल उसके करीब करीब जो मौजूद है वो भी तकरीबन 1 लाख मील दूर होगा। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों एक सितारा कभी कभार ही दूसरे के करीब आता है। लेकिन हम ये बात मानते हैं कि तकरीबन 200 अरब साल पहले ये नायाब वाक़या पेश आया। एक सितारा हवारा खला में घूमता हुआ सूरज के करीब आया। जैसे सूरज और चाँद ज़मीन के ऊपर लहरें पैदा करते हैं, तो इस दूसरे सितारे ने भी ज़रूर लहरें पैदा की होंगी, लेकिन ये जो लहरें काफ़ी मुख्तलिफ़ होंगी उन लहरों से जो कि हमारा चाँद पैदा करता है समंदरों के ऊपर। एक बहुत बड़ी सी लहर जो थी वो ज़रूर बनी होगी सूरज की सतह के ऊपर, और इतना बड़ा पहाड़ बन चुका होगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जैसे ये उथल पुथल करीब आई, ये जो पहाड़ था ये बड़े से बड़ा होता गया, और जैसे ये दूसरा सितारा पीछे की तरफ मुड़ा, इसका कशिश शकल इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके टुकड़े स्पेस के अंदर फेंक दिए गए। ये टुकड़े ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं उस वक्त से। यही सियारे हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, और इसमें से हमारी ज़मीन भी एक है। जो सूरज है और दूसरे सितारे हम आसमान में देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इतने गर्म है कि इन पर ज़िंदगी शुरू ही नहीं हो सकती। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो टुकड़े थे, जब ये सूरज के टुकड़े जब पहली दफ़ा फेंके गए ये भी बहुत गर्म थे। आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडे हुए, और फिर इनकी जो हीट थी वो जो अपनी हीट वो बहुत ही थोड़ी सी रह गई। इनकी जो सारी जो गर्मी थी वो अब सूरज की तरफ से ही इनको मिलती। वक्त गुज़रने के साथ ये जो ठंडे टुकड़े थे इन पर ज़िंदगी की शुरुआत हुई। हमें नहीं पता कैसे, क्यों और कब हुई। ये एक छोटे से मादा से शुरू हुई। इसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो अपने जैसा एक और पैदा करता मरने से पहले। इन्हीं मामूली शुरुआत से फिर एक ऐसी ज़िंदगी शुरू हुई जो कि पेचीदा से पेचीदा होती गई, और आखिरकार ज़िंदगी पेचीदगियों से होती गई, और आखिरकार इस दुनिया में इंसान बसे, इंसान पैदा हुए। नेक्स्ट सर जेम्स जीन्स कहते हैं, अगरचे कि हम ये बात यकीन दहानी से नहीं कह सकते, लेकिन इंसान की जो नस्ल है वो इसी तरह से ही वजूद में आई है। हम इस छोटे से अपने रेत के दाने के ऊपर खड़े होकर इस कायनात के मकसद को जानने की कोशिश करते हैं जिसने हमारे घर को घेरा हुआ है। पहला ख्याल हमारे अंदर खौफ का आता है। हमें ये कायनात खौफज़दा लगती है क्योंकि इसमें इतने फासले हैं जिनको हम समझ ही नहीं सकते। खौफज़दा इसलिए भी लगती है कि वक्त का फैलाव इतना है जिसको हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। इससे हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री है, इंसान की तारीख़, वो बहुत ही छोटी सी लगती है जब हम इसका मवाजना करते हैं। हम इसलिए भी खौफज़दा होते हैं कि हम तन्हा हैं, इसलिए भी खौफज़दा होते हैं कि हम बहुत ही छोटा सा घर है हमारा खला के अंदर, और एक कितना छोटा है कि एक ज़र्रे को आप लें और उसको 10 लाख दफ़ा काटें और फिर जो वो चीज़ बचेगी ये है हमारी ज़मीन। इसके अलावा भी ये कायनात हमें खौफज़दा करती है जब हमें ज़मीन के अलावा
ہمیں اس لیے بھی خوفزدہ یہ اسپیس کرتی ہے کائنات، کیونکہ ہمیں زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی ہی ملنا مشکل ہے۔ زندگی کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک ٹمپریچر۔ ظاہر ہے جب زندگی شروع ہوئی تو کائنات کا پلان نہیں تھا اس پر زندگی کی شروعات کرنا۔ جب یہ سیارے بنے تو یہ کسی نے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ اس کے اوپر کبھی زندگی کی شروعات ہوگی۔ اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بہت ہی تھوڑے سے سسٹم ہے اسپیس کے اندر، جہاں تک ہم دیکھتے ہیں جس طرح کی ہمیں زندگی چاہیے جو ہم زمین کے اوپر جی رہے ہیں، یہ صرف اسی سیارے کے اوپر ہی ممکن ہے۔ اس کو ایک خاص فزیکل کنڈیشن بھی چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ ٹمپریچر ہے جہاں پر ایک سبسٹانس جو ہے وہ لیکوڈ سٹیٹ میں رہ سکے۔ ستارے بہت زیادہ گرم ہیں، ہم ان کو سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک آگ کا جھرمٹ ہے جو کہ اسپیس کے اندر پھیلا ہوا ہے، جو کہ ہیٹ کا حرارت مہیا کرتا ہے ان جگہوں پر جہاں پر جو ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 4 ڈگری ابو ایبسولوٹ زیرو ہے۔ تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں 484 فارن ہائٹ اسکیل پر۔ اتنے بڑے فاصلے پر اگر ہم چاہیں گے ملکی وے سے تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، اگر ہم آگ سے دور جائیں گے تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، آگ کے قریب آئیں گے تو اتنی گرمی ہے کہ ہر سالڈ جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گا، لیکوڈ جو ہے وہ بوائل ہو جائے گا۔ زندگی صرف ایک چھوٹی سی پٹی میں ہی وجود میں آ سکتی ہے جس نے ان ساری آگ کے دائروں کو، فائر کو گھیرا ہوا ہے، جہاں پر ٹمپریچر نہ تو بہت زیادہ ہوگا نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اگر ہم بیلٹ سے دور جائیں گے زندگی جم جائے گی، اندر آئیں گے تو یہ جل جائے گی۔ ایک رف اندازے کے مطابق ان ساری بیلٹس کو اگر ہم ملائیں جہاں پر زندگی ممکن ہے، ان کو آپس میں ملائیں تو یہ ہماری کائنات کا 10 خرب کا 1000واں حصہ بنے گا، اور ایون کہ اس کے اندر بھی زندگی بڑی ہی نایاب ہوگی، کیونکہ یہ بڑا ہی غیر معمولی ہوگا سورج کا اس طرح سے سیاروں کو پھینکنا جس طرح ہمارے سورج نے پھینکا تھا۔ تقریباً ایک ستارہ جو ہوگا 100,000 ایک ہزارویں یا آپ یہ سمجھ لیں 1,00,000ویں حصے میں سے ایک سیارہ ہوگا جو کہ بالکل سیدھے فاصلے کے اوپر، ایک صحیح فاصلے کے اوپر چل رہا ہوگا جہاں پر زندگی ممکن ہے۔ تو یہ تھا مین آئیڈیا اس دا ڈائنگ سن کا۔